मकान में दो भाई रहा करते हैं। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी होती है। जो छोटा भाई होता है उसकी शादी के जैसा ही कुछ दिन का समय बीतता है। कुछ दिन के समय बीतने के बाद में वो केरल कमाने के लिए चला जाता है और केरल जा करके वो केरल से पैसे कमा करके घर भेजता है और उन्हीं पैसों से घर का काम चलता है, घर का खर्च चलता है। जो बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई गांव में रह करके खेती बाड़ी का काम किया करता है। एक दिन जो बड़े भाई की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि जो देवरानी है, जो देवर की पत्नी है, उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसा ऐसे लगता है कि वो किसी के साथ में कुछ गलत कर रही हो, किसी के साथ में संबंध बना रही हो। तभी जो उसका पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप ये क्या कह रही हो, इतने दिन शादी को बीत चुके हैं, क्या कभी कोई बात उसके बारे में ऐसी कोई सुनने के लिए मिली? पर जो जेठानी होती है वो कहती है आज तक हमने ऐसा सुना तो नहीं है, पर फिर भी उसके कमरे से रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अब यह बात धीरे से उसकी देवरानी को मालूम पड़ जाती है और जैसे ही यह बात उसकी देवरानी को मालूम पड़ती है, अब देवरानी नाराज होती है और उस घर में तांडव मार देती है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और वो कहती है कि अगर आप लोग हमारे ऊपर इस तरीके का लांछन लगाते हैं, हमारे ऊपर इस तरीके का शक करते हैं, और इसलिए वो नाराज होकर के अपना घर छोड़ करके अब दूसरी मकान पर चली जाती है, शहर चली जाती है और शहर में जाकर के किराए का कमरा लेकर के अपने दोनों बच्चों के साथ में रहने लगती है। और फिर एक दिन अचानक जो उस महिला का पति होता है उसकी हत्या हो जाती है और हत्या होने के कुछ दिन बाद ही जो उसकी पत्नी होती है, जो उस महिला की देवरानी होती है, वो भी अचानक से घर से गायब हो जाती है। आखिरकार उन दोनों के साथ में ऐसा क्या हुआ था ये सब जानेंगे इस कहानी में, मगर उससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। मैनपुरी का एक कस्बा पड़ता है बिछुआ और उसी बिछुआ कस्बे के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सुन्नामाई। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुशील कुमार और उसकी पत्नी राधा देवी शहर कोतवाली जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब जो मेरा भाई है समीर कुमार 31 मार्च 2025 को अचानक से घर से गायब हो गया है और उसके 7 दिन बाद ही जो उसकी पत्नी राधा देवी है 7 अप्रैल 2025 को वो भी अचानक से घर से गायब हो गई है। साहब हम लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, उन्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की, हम उनका नंबर निरंतर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर उन दोनों लोगों के नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। साहब कुछ करिए, हमारे भाई और हमारी जो भाई की पत्नी है उन दोनों को पता करने की कृपा करें। पुलिस उन दोनों की बात को सुनती है और बात को सुनने के बाद में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में अब उन दोनों से समीर और मीरा के विषय में कुछ जानकारी करती है। राधा पुलिस को बताती है कि साहब मेरा देवर समीर जो केरल में रह करके नौकरी करता है और वो इससे पहले भी कई बार आया है, पर जब भी वो आता था सभी से बहुत अच्छी तरीके से मिलकर रहता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पर इस बार अचानक जब वो होली पर आया उसके बाद से उसका कहीं कोई पता नहीं लग रहा है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उसके बाद में वो मीरा और समीर के मोबाइल की CDR निकलाते। पुलिस जब मीरा और समीर के मोबाइल की CDR निकलवाती है तो उससे पता लगता है कि उनकी जो लोकेशन होती है 31 मार्च की जो लोकेशन होती है वो दोनों की एक ही जगह की होती है, हाथरस के पास सिकंदरा राव जगह पर मिलती है। अब पुलिस उसकी पत्नी मीरा से बात करने की कोशिश करती है तो मीरा का भी नंबर जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा होता है। पुलिस परेशान होती है और उसके बाद में दोबारा उस CDR को अच्छी तरह से खंगालती है तो उसमें से एक नाम निकल के आता है रिंकू चौहान। अब जब पुलिस राधा देवी से और उसके भाई सुशील से पूछती है कि ये रिंकू चौहान कौन है तो लोग बताते हैं कि साहब रिंकू चौहान जो मीरा की मौसी का लड़का है, क्योंकि वो यही बताता था कि मीरा उसकी मौसी की बेटी है और मीरा ने भी यही बताया था कि रिंकू चौहान उसकी मौसी का लड़का है, इसलिए वो अपनी बहन भाई का रिश्ता था उन दोनों के बीच में और वो अक्सर अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आ जाया करता था और यहीं पर वो रुकता था। अब पुलिस उस रिंकू चौहान की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करती है। काफी प्रयास करने के बाद में
रिंकू चौहान का भी कुछ पुलिस को पता नहीं लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन के समय बीतने के बाद में 25 अप्रैल को रिंकू चौहान की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पुलिस तुरंत उसके घर पर पहुंचती है और जैसे ही उसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाती है, अंदर से एक महिला निकल करके आती है। उस महिला की मांग में सिंदूर भरा होता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है। पुलिस मीरा को और रिंकू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उनसे पूछताछ करती है तो लोग जो सच बताते हैं उस सच को सुन करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, मीरा बताती है कि उसकी जो दोस्ती है वो इंस्टाग्राम से होती है। दरअसल मीरा जब अपने घर का सारा काम कर चुकी होती है, उसके 2 बेटे 2 बच्चे भी होते हैं, उसके बाद वो सोशल साइट पर कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती थी। इसी तरीके वो इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ डेली अपडेट करती रहती थी और जो रिंकू चौहान होता है वो उसकी अपडेट को हर समय लाइक और कमेंट किया करता है। इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और बातें करते करते उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। एक दिन रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। मीरा रिंकू चौहान से कहती है कि वो एक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और ये बात शायद इस जीवन में संभव नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि आपका पति तो वैसे भी बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो हम आपके साथ अगर शादी कर लें तो उसमें क्या बुराई है। मीरा सोचती है कि आखिरकार ये व्यक्ति शादी के लिए इतना लालायित है, इस तरीके से हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। और इस बात को लेकर के मीरा एक दिन अपने घर से निकलती है और रिंकू चौहान को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों बाहर जाकर के मिलते हैं और मिलने के बाद में मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। अब जब रिंकू चौहान को मीरा से मिलना होता है तो वो उसका भाई बनकर के, मौसी का लड़का बनकर के मीरा के घर आ जाता है और उसके बाद में वो दोनों उस घर के अंदर तो मियां बीबी की तरीके रहते हैं, पत्नी की तरीके रहते हैं, पर सभी लोगों की नजरों में वो भाई और बहन बनकर के रहते हैं। कभी उस परिवार के लोगों ने उन पर कोई शक ही नहीं किया। यह बात उसकी जेठानी को मालूम पड़ती है और जब जेठानी इस बात का जिक्र करती है तो मीरा अपने घर पर लड़ाई झगड़े करती है और लड़ाई झगड़े करने के बाद में वो अपने उस घर को छोड़ करके, अपने उस परिवार को छोड़ करके शहर के वंशी मोहरा जगह में जा करके रहने लगती है। वहां पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, किसी बात की कोई आपत्ति नहीं होती है और वो दोनों पत्नी की तरीके रहते हैं। पर अचानक जैसे ही होली का त्योहार आता है, होली के त्योहार में जो उसका पति होता है समीर, वो केरल से अपना पूरा सामान लेकर के सीधे अपने घर आ जाता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी मीरा से कहता है कि मैं आप लोगों से काफी दूर रहता हूं और पैसे कमाने के चक्कर में मैं काफी दिन से अपने परिवार के पास रहने का कोई सुख नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं यहीं रह करके, आप लोगों के साथ में रह करके यहीं पर कोई बिजनेस करूंगा। जैसे ये बात मीरा सुनती है, मीरा घबरा जाती है और उसके दिमाग में बस वही बात चलने लगती है कि अगर समीर यहीं पर रुकेगा तो फिर वो अपने आशिक रिंकू चौहान से कैसे मिलेगी। फिर वो एक दिन ये बात रिंकू चौहान को बताती है। अब रिंकू चौहान भी परेशान होने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारा पति यहीं पर रहेगा तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ में कैसे रहेंगे। मीरा कहती है कि परेशान न हो, इसके लिए वो दोनों मिल करके एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इतनी सोच समझ कर करते हैं कि समीर को रास्ते से हटा भी दिया जाए और उसके बाद में किसी को इस बात की भनक तक न लगे। 30 मार्च 2025 को एक शादी होती है। उस शादी समारोह में समीर अपनी पत्नी मीरा के साथ में जाता है। दोनों उस शादी में शामिल होते हैं और 31 मार्च को जब मीरा और समीर वापस आ रहे होते हैं, उसी समय मीरा अपने पति समीर से कहती है कि क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, हमारे घर में कूलर और फ्रिज नहीं है, अगर हम लोग कूलर और फ्रिज ले लेते हैं तो कितना अच्छा होगा। समीर कहता है कि अगर आपको कूलर और फ्रिज चाहिए तो चलिए हम खरीद देते हैं, पर आप ये बताइए कि हम लोग कहां से लेंगे। मीरा कहने लगती है कि हमारे एक मौसी का लड़का है, उसकी एक दुकान है, हम लोग वहीं चलते हैं और वहीं चल करके इस सामान को ले लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छा सामान भी मिल जाएगा और शायद हो सकता है कि कम पैसों में भी मिल जाए। समीर कहता है कि ठीक है। मीरा अपने पति समीर को लेकर के रिंकू चौहान के पास में पहुंच जाती है। वहां पहले से ही रिंकू चौहान और उसका एक दोस्त जिसका नाम नीलेश होता है,
उसके बाद में वो दोनों लोग कहते हैं कि आप इतने दिन के बाद हम लोगों को मिले हैं, चलिए पहले हम लोग पार्टी कर लेते हैं, सामान तो बाद में खरीद लेंगे। समीर को अपने साथ में लेते हैं और उसके बाद में वो लोग बियर वगैरह लेकर के आते हैं और बैठ करके समीर के साथ में बैठ करके बियर पीते हैं। और जब नशा समीर को बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी समय वो कोई भारी वस्तु उठाते हैं, ईंटा जैसी कोई चीज उठाते हैं और समीर के सर पर लगातार वार कर देते हैं। तब तक वार करते हैं जब तक कि समीर की मौत नहीं हो जाती। और जब समीर की मौत हो जाती है, उसके बाद में वो लोग समीर की डेड बॉडी को एटा से लेकर के हाथरस पहुंच जाते हैं और हाथरस में एक गांव के पास रोड किनारे उसकी लाश को फेंक कर चले आते हैं। इधर जैसे ही 7 दिन का समय बीतता है, 7 अप्रैल को जो मीरा होती है वो भी अब अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती है और उसके बाद में वो अपने दोस्त रिंकू चौहान के साथ कोर्ट जाती है और कोर्ट में जाकर के वो दोनों शादी कर लेते हैं। कोर्ट के सामने वो ये भी बताते हैं कि 1 साल पहले उन्होंने मंदिर में शादी की है, पर उस शादी का कोई महत्व तो नहीं होता है, इसलिए वो दोनों जाकर के कोर्ट में शादी कर लेते हैं। अब पुलिस जब इस बात को सुनती है, उसके बाद में अब एटा पुलिस हाथरस पुलिस से संपर्क करती है। तो हाथरस पुलिस एटा पुलिस को बताती है कि 1 अप्रैल 2025 को उन्हें सड़क के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी को उसके शरीर पर कई घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद में पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके शव को 72 घंटे तक रखती है कि शायद कोई व्यक्ति आ जाए जो शिनाख्त कर ले, जो ये सूचना दे दे कि ये उसके घर की डेड बॉडी है। पर जब 72 घंटे तक उस डेड बॉडी को लेने वाला कोई नहीं पहुंचता है, तो पुलिस उसकी अंतिम संस्कार कर देती है। अब पुलिस मीरा और उसके दोस्त रिंकू चौहान को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। वो जो 2 नन्हे बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब परिवार वालों की हो जाती है। दोस्तों, जैसे ये बात सोशल मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा लोगों को पता लगती है, लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक 2 बच्चों की मां कैसे इस तरीके कर सकती है कि अपने ही पति का कत्ल करवा दे, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने ही पति का कत्ल करवा दे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।